नमस्कार, मेरा नाम नरेश गुसाई है। आप सब लोग मुझे स्विगी अंकल के नाम से जानते हैं। जब भी कोई मेरे को देखता है अक्सर उसको गुलाब जामुन की याद आ ही जाती है। सबसे पहले मैं देव फौजदार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे आपसे रूबरू कराने के लिए बुलाया। मैं उसके लिए उसका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने जीवन की शुरुआत मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि जब मैं मात्र 5-6 साल का था तो सबसे पहले नाटक मैंने अपने पिताजी के साथ शुरू किया था। उसके बाद मैंने कई बार नाटकों में करते रहे। फिर हम दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं बेसिकली दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली के अंदर पंजाबी रंगमंच में काफ़ी नाटक किए। उस समय मेरे एक मित्र थे, आज उनका देहांत हो चुका है, श्री अशोक मासूम जी। वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई समान भी थे, मेरे गुरु भी थे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और पंजाबी थिएटर भी करते रहे। साथ साथ अराउंड 1981 में मैंने एक दूरदर्शन की एक शॉर्ट फिल्म थी, उसके अंदर भी एक छोटे से किरदार से अपनी शुरुआत की थी। फिर हिंदी थिएटर भी करते रहे। उसके बाद मैंने सीरियल शुरू किए। सीरियल में सुबह पहले बहुत सारे सीरियल मॉर्निंग में आते थे, कॉमेडी सीरियल्स, उसमें मैंने बहुत सारे कॉमेडी सीरियल में करता रहा। उसके साथ साथ फिर मैंने कुछ सीरियल्स के अंदर प्रोडक्शन भी की और उसके साथ एक्टिंग भी की। उसमें से कुछ फेमस सीरियल हैं, फिर वही तलाश, फिर शाहरुख खान जी का दूसरा केवल, दिल दरिया, जिसमें मैंने प्रोडक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी की। और उसके बाद मेरा जिंदगी का सफर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में इस मीडिया लाइन में बहुत कम चांसेस उस समय होते थे, क्योंकि सिर्फ एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। और दूरदर्शन के बाद फिल्में भी बहुत कम आती थी। धीरे 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 अपने जीवन के संघर्ष में, जीवन में, क्योंकि मेरा सारा ब्रेड बटर इस एक्टिंग लाइन से था। और एक्टिंग लाइन में खाली एक्टिंग करने से पेट नहीं भर सकता, परिवार नहीं पाल सकते। इसलिए थिएटर के साथ साथ फिर मैंने नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए और नुक्कड़ नाटक से ही मैंने अपने जीवन का कार्य चालू किया। नुक्कड़ नाटक ब्रेड बटर भी बन गए, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी होती रही। आज मैं 60 साल के करीब होने वाला हूँ, अभी भी मैं नुक्कड़ नाटक करता हूँ। नुक्कड़ नाटक मेरे को अपने आप को एनर्जी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, ताकि मैं अपने आप को बनाए रखूँ। उसके साथ साथ मैंने पहली फिल्म की थी मनोरमा 6 फीट अंडर। फिर उसके बाद मैंने कई छोटे छोटे रोल और भी फिल्मों में किए। एक मृगदीप लांबा जी की थी, 3 थे भाई, उसके लिए मैं कश्मीर में जाके शूट किया था। फिर उसके बाद गुरमीत जी की थी बट द फिश, उसमें मेरा बहुत अच्छा किरदार था। और कई फिल्में की। फिर एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे, जो कास्टिंग करता है, उसने मुझे बोला, सुभाष जी फिल्म कर रहे हैं कांची, क्या आप उसमें रोल करोगे? अरे मैंने कहा, उससे पहले हमारा कोई बम्बे से इतना आना जाना नहीं था, मतलब ऐसे घूमने आता था, लेकिन कभी काम के लिए किया है। उस फिल्म कांची से मेरी यात्रा बम्बे के लिए शुरू हुई। और फिर धीरे 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 अचानक से छोटे छोटे किरदार मैंने बहुत सारी फिल्मों में किए। लेकिन मुझे मेरे जीवन का असली जो श्रेय, जो पहचान मिली, वो मिली इस 20 सेकंड के स्विगी से। और उस 20 सेकंड के स्विगी एक गुलाब जामुन ने मेरी लाइफ को बदल दिया, एक ट्विस्ट दे दिया। अब जहां भी जाता हूं अक्सर लोग कहते हैं, अरे वो स्विगी वाले गुलाब जामुन खाने वाले अंकल आ गए, वो लड्डू खाने वाले अंकल आ गए। ओ, इसके साथ साथ फिर मैंने काफ़ी सारी ऐड की। बिस्लरी का ऐड किया, जेके वालपुट्टी का किया। अभी पीछे आईपीएल के लिए रोहित शर्मा जी के साथ एक ऐड रिलीज हुआ था। इवन सर्फ एक्सेल का किया, इंडीड ऐप का राधिका आप्टे जी के साथ किया। अभी कुछ कुछ ऐड जल्दी और आने वाले हैं, जिसमें अलग अलग अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों के साथ मेरे ऐड शुरू हो चुके हैं। लेकिन असली पहचान मुझे स्विगी से ही मिली। हाँ जी। मेरा आपसे एक सवाल है सर, जब आपने शुरू किया रंगमंच तब आपकी उम्र क्या थी और सबसे पहला कौन सा ग्रुप और सबसे पहले कौन सा नाटक था जो आपने किया था? एक्चुअली एक हमारे यहाँ पे एक मंदिर था जिसमें मेरे फादर बहुत मानते थे, शाहदरा के अंदर झारखंडी मंदिर। उसमें डोनेशन इकट्ठी करने के लिए जो है अक्सर फादर जो है वहीं पे नाटक करते थे। उस नाटक के अंदर ही मैंने बाल रूप के कृष्ण जी का
रोल किया था वहीं पे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मेरे फादर, और वहीं से मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई। फिर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट जॉब में मिनिस्ट्री कंपटीशन में बहुत सारे प्ले होते थे, तो उसमें अक्सर मैं उसमें बच्चों का रोल करने के लिए मैं जाता होता था। और कई बार मुझे मतलब मेरा ख्याल 72-73 में मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। और मजे की बात यह है कि उसी नाटक के अंदर एक नाटक में हम बाप बेटा दोनों रोल कर रहे थे, जिसमें मुझे फर्स्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और मेरे फादर को सेकंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मेरे फादर ने मुझे कहा चल भाई तेरी एक्टिंग आज से बंद, लेकिन वो एक मजाक था। लेकिन उसके बाद हम लगातार करते रहे। मेरे फादर का ही अपना ग्रुप था दृष्टांतर, जिनके साथ मैं उनके साथ करता रहा। फिर मैं बाहर भी बहुत सारे ग्रुप के साथ लगातार एसोसिएट रहा, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। थिएटर जो है एक टाइम तक थिएटर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद पैसे के कारण रेंट दिल्ली में इतना ज़्यादा होने के कारण कि आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उसका खर्चा नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने फिर स्टेज थिएटर कम कर दिया। कंपटीशन पार्टिसिपेट हमेशा करता रहा मैं। इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद नाट्य संघ के हर साल फेस्टिवल होता है, उसमें मैं लगातार 10-12 साल जाता रहा। मैंने बहुत सारे कंपटीशन में प्लेस लेके जाते थे और जिसमें हम उसमें करते रहते थे। प्लेस ही उस समय तक मीडिया इतना ज़्यादा वो नहीं था, इसलिए हम थिएटर ही ज़्यादा करते थे। एक बहुत बड़ी बात जो सामने आती है, बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके फादर मिनिस्ट्री में थे और एक अच्छी पोस्ट पे थे। तो जो मिनिस्ट्री के जो बच्चे होते हैं या वो बच्चे जो बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, आप भी एक शुरुआत में एक अच्छी फैमिली से थे, तो उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है? कि आपके जीवन पे आपके फादर का क्या असर पड़ा? क्या उनकी सुविधाओं का आपने फ़ायदा उठाया या उसका दुष्परिणाम हुआ? नहीं। मेरे फादर एक्चुअली, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एस्कॉर्ट्स में जॉब भी किया। लेकिन मैंने 2-3 महीने जॉब करने के बाद अपने फादर को बोल दिया कि मेरे बस का जॉब करना नहीं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो। मैंने कहा वो भी नहीं कर सकता, मैं 8 घंटे कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, मैं एक्टिंग ही करूँगा। मैंने कहा आपने कहा था कि हाँ भाई को प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, वो मैंने ले लिया, लेकिन मैं करूँगा नाटक। और मजे की बात ये है कि मैं 8 घंटे सीट पे नहीं बैठ सकता, लेकिन हाँ मैंने लगातार कंटिन्यूसली 72 घंटे शूट किया है। एक सेट पे गया, वहाँ फरीदाबाद में शूट किया, उसके बाद रात को ग्रेटर नोएडा भाग रहा हूँ, वहाँ शूट किया, अगले दिन फिर सुबह। मतलब मेरा जो मैक्सिमम टाइम का है वो कि मैंने 72 घंटे तक, मैंने कहा कि हम 8 घंटे वहाँ नहीं बैठ सकते, लेकिन पैशन जो है इसका यह है कि 72 घंटे बिना सोए काम किया। सर मैंने सुना है कि आपका जो शुरुआती दिन था, दूरदर्शन के जो शुरुआती समय था, आप एक अच्छी स्किल पे अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। शाहरुख खान जी के साथ भी आप वर्क कर रहे थे, यानी कि कहें कि वो भी आपके साथ वर्क कर रहे थे। और आप मुंबई भी आप काम की तलाश में आए थे और काम भी आपके पास भरपूर था। लेकिन फिर ऐसा क्या रहा कि आप मुंबई ना रहकर दिल्ली ही रहे और दिल्ली में ही संघर्ष लगातार, नुक्कड़ नाटक हो या शुरुआती दिनों में छोटे मोटे शूट हो, इसी में जुटे रहे? तो ऐसा कौन सा कारण था कि आपको वापस मुंबई से जाना पड़ा? कई बार परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि आदमी को ये लगता है कि मुझे, क्योंकि यहाँ पे रहूँगा तो खर्चा भी होगा, दिल्ली में भी फैमिली है, उसको कैसे सर्वाइव करूँगा। अब मेरे बेटा जो है मैकेनिक अपना इंजीनियर था, उसने जॉब की, फिर उसने कहा मेरे को MBA करनी है, तो MBA के खर्चा भी चाहिए। अब उसको वहाँ पे अपना करने के लिए सब कुछ चाहिए, तो मैंने फिर वापस बैक टू द पवेलियन दिल्ली चला गया ताकि उसका भी खर्चा ना लोड पड़े, मेरा भी लोड ना पड़े। और फिर जब उसने MBA कंप्लीट कर ली, मैं फिर वापस अपने, ताकि अपना पैशन नहीं छोड़ा, कि हम घर वालों को भी ये नहीं किया कि हाँ भाई आपको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हमेशा जुटा रहा कि आज नहीं तो कल फिर वापस अपने इसी दौर के ऊपर लगा रहूँगा। आपकी यात्रा बहुत लंबी रही है, वापसी मुंबई की, फिर से वापस आने की। लेकिन मैंने महसूस किया इस यात्रा में, क्योंकि मैं भी इस यात्रा में, सफ़र में आपका हमसफ़र था, बीच बीच में नुक्कड़ नाटकों में आपके साथ लगातार रहा था। तो जिस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने दिल्ली में अपना परचम लहराया और सिर्फ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपने अपना परिवार चलाया, वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। तो ये लड़ने की शक्ति, इतना आत्मबल के किसी भी कीमत पर नाटक नहीं छोड़ना और नाटक से अपने बच्चों को पढ़ाना है या उसी से परिवार को चलाना, ये आत्मबल आपके अंदर कहाँ से आया? पिताजी की वजह से या कुछ और कारण? कुछ खून का असर हो सकता है, कुछ अपने दिमाग का, कि मुझे करना तो यही है, चाहे जैसे भी करूं।
आपको ये बताता हूँ, ये हकीकत है कि हम नुक्कड़ करते थे, नुक्कड़ से किसी को क्या पता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई कर भी लिए तो फिल्म के अंदर छोटा छोटा एक सीन, आधा सीन, 2 सीन कर लिए जिसमें हम खुश हो जाते थे कि हमने कर ली, लेकिन उससे पहचान नहीं थी। घर वाले कहते थे अगर बच्चों की शादी करोगे तो क्या कहोगे कि आप क्या करते हो, कौन पहचानेगा आपको। लेकिन आज उसी संघर्ष से आज ये दिन हो गया कि परिवार वाले भी कहते हैं कि हाँ भाई हमारे घर वाले जो है एक्टिंग करते हैं और जो है फेमस है। वो सिर्फ उसी पैशन का है, उन्होंने बहुत साथ दिया उन्होंने, क्योंकि एक्टिंग लाइन से घर को पालना और खाली नुक्कड़ नाटक घर पालना इसी काम नहीं है, जिसमें मेरे घर वालों ने मेरा बहुत सहयोग दिया। कई कई परेशानियां रही हैं कि जब आप सर्वाइव करते हो तो नुक्कड़ नाटक से सर्वाइवल करना। मेरा बेटा MBA है और मेरी बेटी CA है, इतना कर देना और वो भी सिर्फ एक्टिंग से ही आज उसी का है कि आज मैं बहुत सुकून में हूँ और मैं अपने आप को ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ कि उसने मुझे आज जो भी दिया है वो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा दिया है। इसी के बदौलत मैं आज तक, उससे पहले मैं एक फिल्म की थी हाउसफुल 4, लेकिन उसमें सीन कट गया था, तो साजिद सर ने पूछा कि वहाँ पे कि आप पहले कभी बाहर गए। मैंने कहा सर ये मेरा पहला चांस होगा और ये ओनली ड्यू टू स्विगी के 20 सेकंड है जो आप मुझे लंदन लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैं कई कंट्री में गया जहाँ पे शूट करने के लिए। तो ये सारा जब ऊपर वाला मेहरबान हो जाता है तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है। मैंने फील किया है, जाना है कि आप ऊपर वाले पर बहुत बिलीव करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं इस यूनिवर्स पर। और इसी विश्वास के नाते मैंने एक और चीज़ फील किया है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते। मुंबई में से जब भी कोई दिल्ली जाता है तो सबसे पहले वो बब्बू भाई को तलाश रहा होता है। दिल्ली में मंडी हाउस में एक जगह है, एक कोना है SRC का, जहां आप अपने ग्रुप के साथ हमेशा रहते हैं। और कोई कास्टिंग वाला जाए, कोई प्रोडक्शन वाला जाए या कोई भी व्यक्ति ऐसा जाए जिसको दिल्ली में अपनी फिल्म शूट करनी है, सीरियल शूट करना है, एड शूट करना है, तब सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम दिल्ली में नजर आता है जो निस्वार्थ, बिना पैसे के, बिना कमीशन के लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और वो है नरेश गोसाई उर्फ बब्बू दादा। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे ही दिल्ली के लोगों को काम मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये। और दूसरा है कि मेरा प्रोफेशन एक्टिंग है, मैं एक्टिंग से कमाना चाहता हूँ। किसी के उसके खर्चे में से अपनी कमीशन लेना ये मेरे को नहीं लगता। मुझे और भगवान की दया से मैं इतना मानता हूँ, मैं किसी की मदद करता हूँ, मैं इधर से लोटा उसको देता हूँ और ऊपर वाला मेरे को बाल्टी भरकर उसका प्रणाम देता है कि मेरे को जो है। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ नहीं, लोगों की मदद करो तो वो दुआएं इतनी देते हैं कि जिसमें अगर मैं कमीशन लेता होता तो हो सकता है आज मेरे पास ये मुकाम ना होता। और दूसरे की मदद करने से आपको ही वो मिलता है। एक बार एक ऑडिशन था, तो उस ऑडिशन में मैंने 2-3 लोगों को, मेरे जैसे सेट वालों को बुलाया। तो उसमें एक ही कैरेक्टर के लिए हम 3-4 लोग ऑडिशन दे रहे थे। तो जिसको मैंने बुलाया था तो उसने कहा आप कौन से कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे रहे हो? मैंने कहा भाई मैं तो इस कैरेक्टर के लिए दे रहा हूँ। कहता मैं भी यही कैरेक्टर के लिए दे रहा हूँ। कहता जब आप ये ऑडिशन दे रहे हो इस कैरेक्टर के लिए तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कहा भाई देख बात, अगर मुझे मिलना है तो तेरे को नहीं मिलेगा, ये भगवान के दुरुस्त है। और भगवान ने तुझे देना है तो मुझे तो मिलने से रहा, परंतु मैं तुझे अगर छुपा भी लूंगा तो कल कोई ना कोई तुझे बुला लेगा। और वो इसलिए मैं ही क्यों ना लूं कि मैंने तुझे बुलाया है। हम सब एक कंपटीशन कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन है कि आप चलते जाओ। और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, मैंने कहा मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि ये काम मुझे मिलेगा। और आप पॉजिटिव वेव्स रखिए दूसरे के प्रति, तो हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा रिजल्ट। सब आपके अच्छा सोचेंगे तो सामने वाला अच्छा ही करेगा। इतने संघर्ष के बाद आपने एक मुकाम हासिल किया है, बहुत अच्छा मुकाम है, आज हर एक व्यक्ति आपको पहचानता है। तो वो जो यात्रा यहाँ तक आपने की है, उस यात्रा के दरमियान बहुत सारे दुख दर्द, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की। तो आप क्या कहना चाहेंगे नवयुवाओं को? अपनी यात्रा के सार से एक मैसेज निकालकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं मानता हूँ, हर आदमी ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। ये एक भ्रम है कि ये सब सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि जज आप नहीं कर रहे, जज सामने वाला करता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बात और कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे 4 साल बाद आपको डॉक्टरेट मिल जाएगी, इंजीनियर बन जाएंगे। एक एक्टिंग लाइन ऐसी है जिसमें
आपका अपना एक्सपीरियंस काम करता है कि आप जो है इनबिल्ड होता है, एक्टिंग आपके इनबिल्ड है। हाँ, उसको फाइन जरूर किया जाता है। जितनी भी क्लासेस होती हैं वो आपको फाइन करती हैं ताकि आपके अंदर का जो है आपको वो बनाती है ताकि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। मैं सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी देख लो, लेकिन उस मेहनत का, आपके पीआरओ वर्क का, आपका ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है और पैशन। और मेरा ये मानना रहता है कि आपका सरस्वती आपका इंतजार कर रही है। कहाँ पर कर रही है? वो कहीं है जहां आपको जाना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अभी कोरोना के बाद बहुत सारे एक्टर मेरी एज के बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि मेरे से कम उम्र वाले भी। और मैं अभी तक 3-4 काम कर चुका हूं और हर आदमी मुझसे डरा था। अभी मैं कल भी शूट पे था तो एक लड़का यंग सा था, अगर सर मैं बड़ा डरा हुआ हूँ कोरोना के चक्कर में। मैंने कहा भाई, मौत कल आनी है, आज नहीं आनी। आज का दिन जी लो, और आज अगर तुम मर के जीना है, एक दिन के मरना है कि रोज रोज मरना है, तो उसके लिए कल के लिए आज को देर कर रहे हो। अरे आज एंजॉय करो, आज काम करो, आपके अंदर अपना मोरल बूस्ट अप करो कि हाँ कुछ नहीं होगा। तो ये 100% है, कुछ नहीं होगा। मैंने 1 महीने के अंदर 3-4 जगह घूम लिया और इसके साथ काम भी कर रहा हूँ, और काम भी ऊपर वाला भगवान की दया से बहुत दे रहा है। एक अच्छी बात और निकल कर आई कि कोरोना के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैंने एक चीज़ फील किया है कि आप हमेशा सुबह का सूरज देखते हैं, जब सबसे पहले सूरज उगता है। तो आपका हर दिन की जो दिनचर्या होती है वो किस तरह की होती है, सुबह से लेके शाम तक? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। सुबह मैं उठ के सबसे पहले जो है मेरा ये है कि जितना मैं मोटा हूँ मुझे उसके हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन भी करना पड़ता है कि हाँ मैं सुबह तकरीबन 2 घंटे तक कुछ आधा पौना घंटा वॉक किया, फिर एक्सरसाइज योगा किया, उसके बाद बातचीत करते हुए, उसके बाद निकलने के बाद नाश्ता जरूर बाहर किया जाता है। आजकल कोरोना के चक्कर में नाश्ता बाहर नहीं हो रहा, नहीं तो अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ पहले गार्डन में अक्सर कहते हैं आप खाने पीने की बातें करते रहते हो। मैं क्या, एक्सरसाइज होने के बाद अब खाना पीना खाते हैं, फिर जो घर पे आ गए कुछ कर लिया, कुछ काम कर लिया, ऑडिशन भेजने हैं, कहीं जाना है, उसकी सारी कि राउंड द क्लॉक ये काम चलते रहते हैं पूरे दिन में। शाम को भी निकले, कहीं ऑडिशन देना है या कहीं कुछ करना है, किसी से मीटिंग करनी है, तो दिनचर्या वैसी निकल जाती है। लेकिन हाँ, ये एक रेगुलर है और सबको चाहिए भी कि जिंदगी में आप सबके लिए टाइम निकालते हैं। अगर नॉन एक्टर भी है, ऑफिस के लिए टाइम निकालेगा, घर के लिए निकालेगा, अपने लिए 1 घंटा अवश्य निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपकी बॉडी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम सेट रहेगा और कोरोना से डरने का नहीं है। आप अपने आप का कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क पहनिए, लेकिन घर से बाहर निकले ताकि आपके अंदर का डिप्रेशन दूर होगा। सबसे बड़ी बात, आप जो है लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस से बात कीजिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। मैं तो जब मैं 4 महीने कमरे के अंदर मेरे घर वालों ने कैद करके रखा था, और जब मैं निकल के आया हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 10 गुना एनर्जी बढ़ गई है। जब मैं सब दोस्तों के पास घूमता हूँ, सब कभी शूटिंग करने जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, तो सब कहते हैं आप बूढ़े होके भी ये कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, आज जो है, आज भगवान ने मेरे को दे रखा है कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ तो मैं कर सकता हूँ। एक और सवाल जो दिमाग में आया है फैमिली की तरफ से ही, क्या होता है कि जब हमारा फैमिली में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नाम नहीं होता, तब तक तो फैमिली वाले उतना नहीं पूछते हैं, उतना समाज में स्थान नहीं होता। लेकिन जब अगर कुछ नाम हो जाता है तो फैमिली वाले सबसे पहले बताते हैं कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा फूफा है। वैसा कुछ आपने सामना किया कभी? ये कहावत आज से नहीं, बहुत समय से चलती आ रही है कि चढ़ते सूरज को हमेशा सलाम किया जाता है। और यही नहीं कि जो मेरे रिश्तेदार, जब मुझे 20 साल 25 साल जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था, तो अक्सर कई रिश्तेदार ऐसे थे जो मुझसे दूर भागते थे, कहीं ये पैसे ना मांग ले, कि अभी इसको कहीं दिक्कत आ रही होगी, तो हमेशा। और आज मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत सारा इस जीवन लाइफ के अंदर बहुत सारा सहयोग किया, फाइनेंशियली भी किया, दूसरे ढंग से भी किया। और एक दोस्त तो मेरा ऐसा था कि वो दोस्त भाई से जब बढ़कर दोस्त था, वो जो हमेशा मेरे साथ 24 घंटे मैं नाटक करने जाता था, वो शरण कोहली था, कि वो मेरी मदर के लिए, उनको कहीं बैंक जाना है, कहीं ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन कराना है, तो मेरा दोस्त ही उनको लेके जाता था और मैं एक्टिंग कर रहा होता था। तो ये एक अलग अलग जीवन के पड़ाव हैं जिसमें जो है स्ट्रगल में ये सारे काउंटेबल हुए, हिस्सेदार रहे।
एक कोई ऐसा अनुभव आपके बच्चों का, जब आप स्टार बन चुके हैं, लोग जो सब आपको जानते हैं पहचानते हैं, तो कोई ऐसा आपके बच्चों का अनुभव जब उनको ऐसा फील हुआ हो कि उनके फादर अब स्टार हैं या उनके फादर को दुनिया पहचानती है? एक बार अभी पीछे जो है हम सब घर वाले, क्योंकि मेरे बच्चे भी बंगलोर में थे और मैं दिल्ली में, फैमिली दिल्ली में, मैं बॉम्बे में, तो एक बार दिल्ली में सब किसी फेस्टिवल पे इकट्ठे हुए तो कहा चलो बाहर डिनर करने जाते हैं। तो डिनर करने गए तो वहाँ पे बैठे हुए ऑर्डर किया, खाने गए। तो थोड़ी देर बाद जो है वहाँ का मैनेजर आया, कहता सर सब स्टाफ हमारा परेशान है कि आप वही हैं जो टीवी पे स्विगी के हैं गुलाब जामुन वाले अंकल। तो मेरे बेटा कहा हाँ हाँ वही है। तो बेटी कहती पापा अब तो लोग आपको पहचानते हैं। मैं कहा तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मुझे लोग पहचानते हैं। उसके बाद जैसे हमने कहा भाई ले आ, भाई बिल ले आ, तो उसने कहा सर एक मिनट बैठिए, हम सब के लिए गुलाब जामुन जो है उसने सर्व किया। कहता सर ये कम्प्लीमेंट्री डिश है कि ये आप सब के लिए है। मैंने कहा भाई थैंक यू। तो यही बड़ी बात थी। और मजे की बात ये थी कि जब बिल आया तो बिल नहीं आया था, उसने कहा ये सब कम्प्लीमेंट्री आपके लिए। तो बच्चे कहे पापा आज तो आपके कारण जो है खाने का बिल भी माफ हो गया। तो वो एक जीवन की एक छोटी सी घटना है जो अक्सर कई बार अपने आप को, हाँ भाई बच्चे भी खुश हो रहे हैं आपकी सफलता को लेकर। एक अब एक्टिंग से जुड़ी बात हम आपसे पूछना चाहते हैं सर। आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, आंखों देखी, विक्की डोनाल्ड और भी बहुत सारी फिल्में की हैं, और हर एक फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। कांची में पुलिस वाले बने थे और आंखों देखी में उसके फादर बने थे, तो बिल्कुल अलग कैरेक्टर था, वो अलग कैरेक्टर था। तो जब आपको बिल्कुल अलग कैरेक्टर मिलता है तो आप किस तरह तैयारी करते हैं उसकी? बेसिकली मुझे ये लगता है और मैं ये फील ये करता हूँ कि एक्टर जो है वो पपेट है डायरेक्टर का, क्योंकि हर एक डायरेक्टर की अपनी सोच होती है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे एड हो, चाहे फिल्म हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे थिएटर हो, कि उसने डायरेक्टर ने एक कंसेप्ट बना रखा होता है जिसके हिसाब से वो चाहता है कि मेरे पात्र उस हिसाब से काम करें। तो मैं भी जो है जब भी जाता हूँ तो एक बिल्कुल ब्लैंक माइंड से जाता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता एक्टिंग के बारे में, मुझे जो डायरेक्टर बताएगा मैं वही करूँगा। और मैंने स्विगी वाले जो डायरेक्टर सर थे वो बहुत कमाल के थे, उन्होंने मुझे अपना कंसेप्ट बताया कि मेरा कंसेप्ट ये है, और फिर मैंने कहा सर मैं ऐसा करूँगा। तो वो उनके, क्योंकि अगर मैं सोच लूँगा तो मैं उनसे मैच नहीं कर पाऊँगा। तो यही मेरा अनुभव सुभाष जी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पता लगा कि सुभाष जी जो है सेट के ऊपर ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, और उनके चीफ एडी थे, उन्होंने बोला कांची के दौरान कि सर आप करेक्टर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि करेक्टर जो बताएंगे वो डिफाइन करेंगे, वो सुभाष जी डिफाइन करेंगे। अब उस करेक्टर के लिए उसमें था कि मेरे लड़के को हीरोइन ने थप्पड़ मारा है। अब मैं थानेदार बना हुआ हूँ तो मैं उसके नाना को थाने में बुला लेता हूँ डांटने के लिए। तो अब सुभाष जी ने वो एक पेज लिख के दिया डायलॉग का, पूरा 2 पेज के डायलॉग थे। तो उस डायलॉग को मैं पढ़ा तो कभी लगे ये शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में ओवर होने जाना चाहिए, या नाना की स्टाइल में अंडर करके डांट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और सुभाष जी सेट पर आए तो दिमाग में कई तरह से मैंने उसको अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लिया, क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि लाउड करूं या अंडर प्ले करूं, कैसे करूं। तो सुभाष जी ने कहा भाई ये करेक्टर जो है बड़ा अजीब सा करेक्टर है, ये 24 घंटे ये दारू पीता और देसी दारू पीता। उन्होंने सेट पर कहा एक मटका ले आओ, लोटा जिसमें पानी ले आओ, एक चाय का गिलास ले आओ, एक देसी शराब की बोतल रखो। अब आप ये शराब पी रहे हैं और ये डायलॉग बोलेंगे, और प्लस आपको कभी गुस्सा नहीं आता, आपने हंसते हुए ये सारे डायलॉग बोलने हैं। सर वो ऐसे ही ग्रेट शोमैन नहीं है, उनका काम करने का जहां तक मैं सोच सकता हूं कि हाँ भाई ये ऐसे कर सकता हूं, नॉर्मल करूंगा या अंडर करूंगा, एक अलग सी सोच दी उन्होंने मेरे को कि हाँ आपने हंसते हुए ये डायलॉग बोलने हैं और ये डांटना है। मेरे तो परखच्चे उड़ गए कि ये हंसते हुए कैसे किसी को डांट सकते हो, क्या आप हंसते हुए कैसे डांटेंगे। तो फिर मैंने सुभाष जी को कहा कि सर एक बार आप थोड़ा सा मुझे करके बताओ, एक डायलॉग बोल दो। तो उन्होंने फिर एक डायलॉग बोला, तो फिर मुझे वो तब लगा नहीं ये शोमैन ग्रेट शोमैन ऐसे नहीं है, इनकी सोच जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है इनकी सोच वहां से शुरू होती है। उसके बाद से मैं पहले से भी ये था कि आप अपने बारे में ना सोचे, जो करेक्टर किरदार है सबसे पहले डायरेक्टर से पूछे कि वो क्या चाह रहा है अपने आप को, क्योंकि अगर आपने कुछ कंसीव कर लिया और डायरेक्टर जो चाह रहा है
अगर होगा तो वो करेक्टर निकल के ही नहीं आएगा। ये तो शोमैन की बात हुई। अब बात करते हैं सुपरस्टार शाहरुख खान जी की। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि शाहरुख खान जी और आपने साथ में काम किया है, तो कोई ऐसा अनुभव शाहरुख जी के साथ हो जो बहुत दिलचस्प हो, यादगार हो, जो आप कभी नहीं भूल पाए, प्लीज़ शेयर करें। अब मैं घटना बताता हूँ, शायद किसी को भी याद नहीं होगी। शाहरुख खान जी ये सीरियल करने के बाद सर्कस वगैरह सीरियल कर रहे थे, उनके कई सीरियल आ चुके थे। तो एक बार मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा था, तो शाहरुख जी के पास उस समय वाइट वैन होती थी, मेरे पास स्कूटर होता था। तो उन्होंने हाथ दिया, मैंने रोका, तो वो, मैं अपनी मिसिस के साथ था, तो वो निकल के आया, तो बात करने लगे, भाई अब तेरा भाई बड़ी फिल्में कर रहा है, जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म कर रहा है, अभी जो है हेमा मालिनी के साथ फिल्म कर रहा है। तो अक्सर क्या होता था, दिल्ली में जितने भी एक्टर बम्बे से आते थे और वापस जाते थे, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, करते कुछ नहीं थे, क्योंकि वो ये ना लगे कि हम वापस आए हैं। तो मैंने अपने भाई को बुलाई, मैंने कहा अरे ये बड़ी बड़ी छोड़ रहा है। उस समय मैंने शाहरुख को कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, अच्छा है। मैंने कहा ये बड़ी बड़ी छोड़ रहा है, साले इतनी जल्दी कौन को ब्रेक देता है। और उसके बाद हार्डली 1 या 2 महीने बाद शाहरुख खान की दीवाना आई, जो सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, हेमा मालिनी की ये आशना है, जैकी श्रॉफ के साथ किंग अंकल। उसके बाद तो शाहरुख जी की जो है बहुत दिन दुगनी रात दुगनी ऊपर चढ़ते चले गए। तो उस इंसिडेंट के बाद फिर कभी आप शाहरुख खान जी से मिले? नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। आशा करते हैं कभी सेट के ऊपर ही मुलाकात होगी। एक और सिंपल सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है कि सीरियल, एड और फिल्म और वेब सीरीज, अपने चारों माध्यम में काम किया है और लगातार आप काम कर रहे हैं, तो चारों का मीडियम कैसे अलग अलग है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। और क्योंकि एक्टर लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग एक्टर देख रहे हैं, तो एक्टर ये जानना चाहते हैं कि एड के लिए, वेब के लिए, फिल्म और सीरियल के लिए किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं ऐड को कहूँ तो ऐड इन सब से एक अलग माध्यम है। ऐड के अंदर आप 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के अंदर पूरी स्टोरी नरेट कर देते हैं। किसी भी, मुझे भी इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने उससे पहले इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की थी, लेकिन मैंने जितनी भी ऐड की, जैसे अगर मैं स्विगी का बोलूँ तो मैंने तकरीबन 7-8 ऐड की हैं, जिसके अंदर मैंने 7-8 में सिर्फ एक शब्द बोला है, बाकी किसी ऐड में मैंने कोई शब्द नहीं बोला, और वो भी है ये लो बेटा। सिर्फ इतना ही शब्द बोला और पूरी स्टोरी। और बल्कि मेरा एक इंटरव्यू फॉर्ब्स मैगजीन में भी छपा था, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं कहा मेरा किस लिए इंटरव्यू लेना चाह रहे हो भाई? कहते हैं सर आपकी स्विगी वाली ऐड ने तहलका मचा रखा है। मैंने कहा भाई वो डायरेक्टर का कमाल है, मेरा कुछ कमाल नहीं है इसमें, डायरेक्टर ने जो करवाया है। तो वो उन्होंने अपने ढंग से बोला डायरेक्टर के साथ साथ आपका भी योगदान है। तो वो आज में ऐड के अंदर, उसके बाद एक बड़ा सा बेंगलोर की कोई मैगजीन थी, उसके अंदर बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा था कि अब बिना शब्द के भी पूरी स्टोरी नरेट करने वाली ऐड बननी शुरू हो गई। उसके बाद उस समय मैंने जितनी ऐड की कि आपने 20 सेकंड के अंदर पूरी स्टोरी नरेट कर दी, जबकि सीरियल जो है वो कब खत्म होगा कब नहीं पता। ये तो अलग है कि आपने प्लस में, चाहे वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो, उसके अंदर आप जो पात्र मिल रहा है, आप उस पात्र के, तो कई बार रहता है एक्टर थोड़ा सा अपने आप में इर्द गिर्द कहानी बुनना शुरू कर देता है अपने आप को लेकर फिल्म के साथ साथ, कि हाँ मेरे इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, वो आपके इर्द गिर्द नहीं घूम रही, वो डायरेक्टर ने, आप उसके अंदर एक पात्र है। अगर उतना ही सोच के काम करेंगे तो वो काम बखूबी होगा और अच्छा भी लगेगा। एक और ख़ास बात, क्या कभी ऐसा हुआ हो फिल्म शूट करते वक्त, ऐड शूट करते वक्त या वेब सीरीज करते वक्त, जब आप अटक गए हो कहीं और डायरेक्टर रीटेक हुए जा रहे हों और आप समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या कभी ऐसा कोई इंसिडेंट, और उससे कैसे आप निकले? अभी भगवान की जैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक इंसिडेंट है जो मेरी लाइफ का सबसे मेजर इंसिडेंट है, वो है वेब सीरीज मिर्जापुर। जब मिर्जापुर कर रहे थे तो डायरेक्टर ने मुझे बोला नरेश जी एक बार आपको उल्टा लटकना है। पहले तो मैंने मजाक समझा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं एक बार करेंगे, एक बार उल्टा लटकना है, सीन है एक। मैंने जोश में कह दिया जब अमिताभ सर लटक सकते हैं तो हम भी लटक जाएंगे। तो बाद में मैंने कहा मैं उल्टा लटकूंगा, तो मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार सब मना कर लगे, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अपना हेल्थ देखो कैसे है, कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर मेरे को लगा बाकी अगर ये हो गया तो क्या होगा। मैंने कहा सर मेरा बीपी बढ़ा हुआ, आप ये देख लो,
तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, अगर होगा कुछ तो देख लेंगे, हैं लगा परेशानी होगी तो हम नहीं करेंगे वो सीन। और उस समय जिस दिन ये सीन होना था, मैंने किसी को घर वालों को नहीं बताया कि आज वो सीन है। अंदर से धड़कनें भी बढ़ रही थी। पहले फाइट मास्टर आए, उन्होंने बेल्ट बांधी, मैंने उसको फाइट मास्टर को भी बोलने का प्रयास किया किस तरीके से सीन अटक जाए। मैंने कहा सर मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। कहते अरे सर बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन जब वो सीन करने में पहुंचा तो उन्होंने मेरे को गद्दे नीचे रखे हुए थे, बेल्ट बांधी, उन्होंने कहा 2 फुट आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर आपको घुमाएंगे। 2 फुट के ऊपर उन्होंने मुझे उल्टा किया। कहते कुछ लग रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। सीधा कहता यही आप थोड़ा सा ऊपर जाके करेंगे। मैंने कहा रुक जा भाई 1 मिनट, पहले दोबारा कर दे, रिवर्स मार। अब रिवर्स मारा तो मैंने डायलॉग बोले 2 बार, ताकि मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लूँ कि हाँ भाई क्या हो रहा है। 2 बार बोले, फिर मैंने कहा सीधा करो। सीधा किया तो मेरे को लगा हाँ मैं ठीक हूँ। अब उन्होंने कहा जी ऊपर चल के ऊपर करते हैं। अब मैं ऊपर जब मैं हाइट पे लेके गए तो उसके बाद उन्होंने कहा जी चलिए आपको अब रिवर्स करते हैं, सीन शुरू करते हैं। मैंने कहा कीजिए। तो मैंने कहा बड़ी मुश्किल से नीचे जब उल्टा हुआ तो नीचे देखा तो बड़ा पहले लगा। फिर मैंने फटाफट से अपने जितने डायलॉग थे वो सब बोल दिए। मैंने कहा शुक्र है। उन्होंने कहा चलो वापस हो जाओ जी। मैंने कहा थैंक गॉड बच गया, हो गया सीन। मैं उल्टा लटक लिया। तो इतने में कैमरा मैन कहना सर आपके हाथ से आपने फेस पूरा कवर कर दिया, ये दोबारा फिर करना पड़ेगा। मैंने कहा अरे बाप रे, फिर फंस गया। तो लेकिन 1-2 बार करने के बाद वो इतना हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी और करना। मैंने जितने बार मर्जी करो सर, आप मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे को अब समझ में आ गया है। अब एक क्योंकि जो डर था वो निकल गया था। पहली बार डर लग रहा था कि हाँ भाई ये ऐसे कैसे होगा, कहीं उल्टा हो जाए। और उसके बाद मैं रात भर वो शॉट देता रहा उल्टा लटक के। और तकरीबन मैंने कहा 2 बजे तक हमारा वो सीन चला। और 2 बजे तक उसके बाद नीचे उतर के मैंने कहा हाँ पहली बार जो है मैंने ये वाला स्टंट भी कर लिया इतने हैवी वेट के साथ। कोई आपका यादगार कैरेक्टर जो आपने निभाया हो, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो आपके सारे काम में? सबसे यादगार तो यही है स्विगी, जिसने मेरी लाइफ बदल दी है। बाकी किरदार सारे अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छे किरदार रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई और अच्छा, क्योंकि जैसे बिस्लरी का ऐड था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा था। बिस्लरी का ऐड भी मेरा माइलस्टोन है, जिस जगह जगह पोस्टर लगे पहचान दी बिस्लरी ने। ऐसे मैंने बहुत सारे जो है जो भी है, कई किरदार को आप निभाते हुए आपको खुद सेटिस्फेक्शन होता है। मैं अक्सर थिएटर में कैरेक्टर करता था तो मेरे को जब भी मैं वो कैरेक्टर करता था मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपना जीवन जी लिया है इस कैरेक्टर के अंदर। एक लड़का एक रोटी के टुकड़े के लिए वो मांगता है रोटी का टुकड़ा कि मुझे बंद कर दो लेकिन रोटी दे दो ताकि मैं भूख से ना मर सकूं। तो वैसे किरदार जो है जब कोई मिलते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। मैंने एक सीरियल किया था आप लौट चले, वो कश्मीर का सीरियल था। उसके अंदर जो है आकाश ओझा जी ने उसको डायरेक्ट किया था। तो उसी के सीरियल के अंदर एक बहुत अच्छा सीन था कि कश्मीर से कुछ लोगों को लेके जाना है और मैं ट्रक ड्राइवर बना हुआ था। तो जब मैंने वो सीन किया तो मुझे अपने आप को लगता था कि मेरी लाइफ का वो बेस्ट सीन है कि मैं अब लोगों को लेके वापस नहीं जा सकता, कैसे शरीर से मैं बाजू काट के ले जाऊँ। वो बहुत अच्छा इमोशनल सीन करने में थोड़ा सा आपको अपने आप में मजा आता है। कॉमेडी करना थोड़ा मुश्किल है, तो ज़्यादातर मेरा काम कॉमेडी वाला ज़्यादा है, लेकिन इमोशनल खेलने में और ज़्यादा मजा आता है। आपने दोनों मीडियम में काम किया है, मंच पर भी और कैमरा के सामने भी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको दोनों का अंतर भी पता होगा। तो ज़्यादातर लोग अटके रहते हैं इसी चक्कर में कि थिएटर अलग है, कैमरा एक्टिंग अलग है। तो आप दोनों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि क्या कहना चाहेंगे आप? जो मुझे लगता है क्योंकि मैंने ज़्यादा कहीं से ट्रेनिंग ले ली है, मैंने सारा थिएटर ही करता रहा हूँ। जब हम थिएटर करते हैं तो हमारे को जो भी डायरेक्शन देते थे डायरेक्टर, तो कहते थे पीछे 500वीं सीट पे जो लोग बैठे हैं उनको आवाज़ जानी चाहिए, उनके आपके जस्चर से आपका पता चलना चाहिए। जो वॉइस मॉड्यूलेशन है उससे आप बताएंगे कि आप गुस्से में हैं या रो रहे हैं या ये कर रहे हैं। अब हम नुक्कड़ भी करते हैं तो नुक्कड़ में भी यही होता है कि दूर से लोगों को बुलाना है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जब हम मीडिया करते हैं तो मीडिया में मात्र एक आँख हिला देने से, एक आँख उठा देने से, गुस्से में बोल देने से, हल्का सा ही बोल दोगे तो आपकी वॉइस दूसरे के पास पहुँच जाएगी। तो जस्चर उतने कम के अंदर लाउड, थिएटर में लाउड जाए। रामलीला भी मैंने 25-27 साल की है, तो उसके अंदर भी आपको लाउड जस्चर देने पड़ते हैं। थिएटर के अंदर भी जो है थोड़ा सा लाउड जाता है, जबकि फिल्म के अंदर जो है
आपने एक हल्का सा आंख भी ला दी तो बता देगा आप गुस्से में हैं। हल्की स्माइल दे दी, एक छोटी स्माइल बिल्कुल देने से ही आपकी स्माइल पता चल जाएगी, जो कि आप थिएटर में जो 500 लोग बैठे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा वो डिफरेंस है। लेकिन एक्टिंग जो है, एक्टिंग ऐसा है कि आप मारुति गाड़ी चलाते हैं तो आप ट्रक भी चला लेंगे, थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेकंड आखिरी सवाल आपसे है सर कि आपको क्योंकि आप बहुत संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँचे, एक मुकाम बनाया आपने अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी खुद की पहचान बनाई है, तो जीवन में कभी अभिनय करते वक्त, रंगमंच करते वक्त, नुक्कड़ नाटक करते वक्त या फिल्म लाइन में काम करते वक्त कभी कोई निराशा हावी हुई आपके ऊपर? जैसे कि आज ज़्यादातर लोग निराश हैं बहुत सारे मैटर में, तो आपको कभी निराशा हावी हुई जब आप लगा हो कि अब इसके बाद क्या? नहीं, मेरे घर वाले तो अक्सर कहते थे कि जब, क्योंकि हमारे पास कभी काम होता था 2-2 3-3 महीने हमारे पास काम ही नहीं होता था, ना नुक्कड़ होते थे ना कुछ होते थे, तो घर बैठे रहो, सर्वाइवल का दिक्कत आ रही होती थी। उस समय लगता था कि यार कुछ और कर लो, कुछ ये कर लो, लेकिन दिमाग में मैंने बहुत बार कोशिश की कुछ और करता हूँ, लेकिन इतने में किसी दोस्त का फोन आ गया, यार थिएटर करना है या नुक्कड़ करना है, तो वो सब काम छोड़ के, क्योंकि पैशन और हमारी लाइकिंग यही है, हमें कुछ और सुनाए, समझ में ही नहीं आता। अब मुझे कोई कहता है मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कर सकता, मुझे यही काम आता है, मैं यही कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरत बात। अब दादा, हम चाहते हैं कि आप सारे युवाओं को एक संदेश दें, युवा एक्टर जो संघर्ष कर रहे हैं इस जीवन में या इस फील्ड में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है प्लीज़? मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि आप संघर्ष के साथ साथ अपना मिलते रहें, लोगों से कांटेक्ट करते रहें, स्ट्रगल के नाम के ऑडिशन देते रहें, ताकि एक तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और ये मत सोचिए, कई बार लोगों को लगता है यार ये 45 साल में ये भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे नहीं लिया, उसको लिया, क्योंकि वो उसकी बॉडी वाइज वो फिट हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता। तो आप इससे निराश मत होइए कि आप स्ट्रगल करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, ऑडिशन देते रहिए। सफलता, मैं खुद उसका हूँ कि मुझे 35 साल के बाद सफलता, काम किया है मैंने, लेकिन जो पहचान मुझे मिली वो 35 साल एक्टिंग करने के बाद मिली है। तो अभी तो शुरुआत है, और लेकिन लक्ष्मी आपके घर पे नहीं आएगी, आपको खुद लोगों के पास जाके मिलना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपके पास एक्टिंग का पुराना नोट है जो आप लेके जा रहे हैं लोगों के पास, आपको ये नहीं पता कि एक्टिंग जो है आपको आती है कि नहीं आती, क्योंकि आपने सोच लिया लेकिन सीखा नहीं। सीख के जब आप जाएंगे, आप लोगों को ऑडिशन देंगे और उनके हिसाब से ऑडिशन देंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सारे एक्टर हैं जिनको बहुत जल्दी सफलता मिलती है, और बहुत सारे रिनाउंड एक्टर हैं जिनको बुढ़ापे में जाके एक्टिंग का सफलता मिली है। इसलिए निराश होने का नहीं है, लगे रहने का है। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, सरस्वती आपके पर आशीर्वाद जरूर देगी, बस लगे रहिए, निराश मत होइए। अब मेरे को देख लीजिए, मैंने घर वालों ने मना कर दिया कोरोना में नहीं जाना, मैंने कहा नहीं जाऊंगा, रोज रोज बनने से एक दिन बनना अच्छा है कि चल के मेहनत करूंगा। और उसी का कारण जो है मैं आज 3-4 शूट कर चुका हूँ करूँ इसके लॉकडाउन के बाद। अपना कोई डायलॉग बोल दीजिए आखिरी में दादा, आप कोई भी स्विगी का या किसी फिल्म का, और उससे फिर समापन करते हैं। है कि आप लोग खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और इसके साथ साथ स्विगी से गुलाब जामुन के साथ साथ कुछ भी मंगा लीजिए, बिस्लरी का पानी भी साफ पीजिएगा, और अपने कपड़े सर्फ एक्सेल से धो लीजिएगा, और ये सारा खर्चा आप मेरे से नहीं अपने आप से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।